आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक सिंचन भाग 2 के अंतर्गत टोपी शुक्ला नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। इसके प्रथम भाग का अध्ययन हम अपनी पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। आइए जानते हैं आगे। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, यानी ठीक है, बहुत फेमस हुआ करते थे वो मौलवी, प्रसिद्ध, और काफिरों के देश में पैदा हुए थे, यानी जो आने घूमने वाले होते हैं, जिन्होंने हम बाहर से आए हुए देश विदेशी से, और काफिरों के देश में ही मरे और वहीं जाकर वो उनको मृत्यु भी हो गई। परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाए जाए, और उन्होंने एक वसीयत बनाई, और जिसमें आपको पता है कि अपने जितने भी हमारे पास धन संपत्ति होती है उसके उत्तराधिकारी को हम चुनते हैं, और उसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि हमारे जाने के बाद, मृत्यु के बाद, उनकी एक परंपरा है, संपत्ति का प्रबंध का विषय क्या कर दिया जाता है, लिखित इच्छा जो दर्ज कर दी जाती है, ठीक है, वो भी उसमें शामिल होती है। तो उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो ये थी कि करबला का मतलब होता है इस्लाम का एक पवित्र स्थल है, वहाँ ले जाए जाए, यानी वहाँ जाकर उन्हें दफनाया जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली, ये आए और काम किया और फिर चले गए। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप था। इफ़न के जो पिताजी थे उनका जन्म यहीं हुआ, बल्कि और जो आ, उनके पिताजी थे या इफ़न के दादा और उनके पिताजी जो थे वे सब विदेश में ही पैदा हुए, बस यहाँ आए और रहे, काम किया और चले गए। लेकिन ये ऐसे बच्चे थे जो यहीं पैदा हुए, ठीक है, और यहीं बड़े हुए। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाया जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। ये मैं इफ़न के पिता परिवार के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर इफ़न का बहुत बड़ा अहम हिस्सा इस कहानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनका पूरा जितना ज़रूरी है कि भाई वो कैसे परिवेश में क्या था, क्या, ये सब हम जान रहे हैं, ठीक है। इफ़न की परदादी भी बड़ी नवाजी थी। नवाजी का यहाँ पर मतलब है बेटा कि पूजा पाठ वाली, धार्मिक टाइप की जो हम कहते हैं बीवी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। यानी टोटका जिसे हम कहते हैं कि जैसे आप लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, आपके लिए दही चीनी वगैरह आपको दीजी जाती है ना, और इस तरीके से कि सारा काम आगे क्या हो, शुभ हो, अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरीके के कार्य करवाए जाते हैं, ठीक है। और इफ़न की जो दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, मतलब पूरी तरह से नियमित थी वो, ठीक है। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह छोटी माता जिसे आप कहते हैं, चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। खड़ी बोली यानी पूर्वी भाषा, पूरब की रहने वाली थी, वो एक पूर्वी भारतीय रहने वाली थी। 9 या 10 वर्ष की थी जब वह ब्याह कर लखनऊ आई थी, यानी उनकी शादी हो गई थी। परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही, यानी उन्होंने सब शादी की, लखनऊ आई, शहर में आई, लेकिन अपनी पूर्वी भाषा नहीं छोड़ी जब तक वो जिंदी रही। लखनऊ की उर्दू ससुरवाली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवाय इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझ सकता, क्योंकि सारे अलग प्रवेश में वो थे। वो एक पूर्वी भारत से आई हुई थी, हिंदुस्तानी, यानी हिंदू धर्म से संबंधित थी, और लखनऊ में पूरी तरह से इस्लाम धर्म से उनका फैमिली, पूरा परिवार उनका उस तरीके से था, तो कोई भी उनकी बात उनके जैसा नहीं था।
और एक भाषा थी जो उनके दिल से लगी हुई थी, यानी उसके साथ वो अपना जीवन बिताते थे। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है, उनका रीति रिवाज ऐसा नहीं था। बेचारी दिल महसूस कर यानी कंट्रोल कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी यानी जन्मदिन पर उन्होंने जी भरकर जश्न यानी खूब सारी तैयारी की, अच्छे से जश्न मना लिया। ठीक है। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, और इफ़न जो थे वो तब पैदा हुए जब उनके पिता दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा यानी उसका जो व्यवहार है समझ में नहीं आ सकेगा। क्योंकि उनका जो वो जहाँ पले बड़े हुए थे वो अपनी दादी के साथ हुए थे, तो ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो उनके दादा थे वो पूरी तरह से मौलवी थे और वहाँ के रीति रिवाज निभाते थे, लेकिन ये जो दादी थी ये पूर्वी थी, इसलिए इनमें हिंदुता की झलक देखने को मिलती थी। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह बस दही के लिए तरस गई, जो घी पिघलाई हुई काली हंडियों में आसमियों के यहाँ से आया करता था। उनका पूरब में जो आसम के रहने वाले लोग हैं, वो जिस तरीके का घी पिघलाई हुई दही जो बेचते थे उसके लिए, वो उसे बहुत पसंद थी। हंडियों में, काली हंडियों में आया करती। बस मायके जाती तो लपट सपट जी भर कर खा लेती, खूब सारा खा लेती, मतलब है ना, आनंद लेते हुए खूब सारा खा लेती जब कभी मायके जाती। लखनऊ आते हुए उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते थे। मतलब वो समझ उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते थे कि भाई बहुत दिन हो गए और उन्हें ये चीज़ पसंद है, ये खाना चाहते हैं, तो वो मौलवी मतलब पूरी तरह से पंडित बने रहते, अपने धर्म के हिसाब से ही कार्य करते। ये इस बात से उन्हें थोड़ा सा क्या थी, शिकायत थी अपने दादा से, बाकी उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये शब्दार्थ आपके सामने ही। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो खाने पीने की और नाच गाने की, थोड़ा सा जो अपना उनका कल्चर था वो वहाँ पूरा नहीं हो पाया, तो उसके लिए वो हमेशा थोड़ा सा अपने आप को मतलब तड़पती रही, है ना, बेचैन थी कि भाई उनकी आत्मा चाहती थी कि वो इस तरीके से अपना जीवन बिताए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। तो इस तरीके से मरते समय जब उनका लास्ट समय था तो उनके बेटे ने अंतिम इच्छा पूछते ही हैं हम सब, तो उन्होंने भी पूछा, तो वो बिगड़ गई यानी गुस्सा हो गई और बोली, ए बेटा, जाउन तू से हमरी लाश ना संभली जाए तो हमरे घर भिजवा दियो, यानी मायके भेज देना अगर तुमसे नहीं सुधरती मेरे भाई, करबला में क्यों जाऊंगा, है ना, मैं तुम्हारे पवित्र स्थल मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो तो भाड़ते थे तो उन्हें उसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा पता ही नहीं था। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि अब उनका घर है ही नहीं, घर वाले कराची में हैं, और घर कस्टोडियन एक विभाग होता है, सरकारी संपत्ति, जो लोग जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग, ये सरकार जो आप कह सकते हैं एक विभाग होता है कस्टोडियन, उसके पास जा चुका था। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं, क्योंकि उनको उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा हो चुका है, अब बदल चुकी हैं चीज़ें, है ना। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वे अभी तक मरे नहीं। ये आपको इसलिए बताया गया कि भाई ऐसा मानना है लेखक का कि मरते समय क्या करते हैं लोग, खूबसूरत जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने होते हैं उन्हें देखता है, क्योंकि भाई अब मरने के बाद तो किसी ने बताया नहीं होगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं, तो इसलिए उनका ऐसा एक कल्पना है ये। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया होगा, ऐसा लगता है उनको। उस घर का नाम कच्ची हवेली था।
कच्ची इसलिए था क्योंकि मिट्टी से बनी हुई थी, इसलिए मिट्टी का घर बनाता है, इसलिए उसे कच्ची मिट्टी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ का मतलब समझते हो, जो उन्होंने खुद लगाया हो, है ना, आम की गुठली के से उगाया गया वो आम का पेड़, उसे बीजू पेड़ कहा जाता है। याद आया, जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, यानी उन्होंने खुद पेड़ लगवाया था, यानी बीज बोया था, और जो उन्हीं की तरह अब बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बेशुमार मतलब बहुत सारी चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला या नज़फ कैसे जा सकती थी। तो वो कहीं और क्यों जाए, वो जहाँ उनका दिल था, जहाँ वो रहना चाहते, तुम्हें पता ही है कि अपने गांव छोड़ के वो लखनऊ आ गए, और वहाँ का जो वातावरण था पूरी तरह से परिवर्तित था, फिर भी उन्होंने अपने आप को ढाला और अच्छे से चले। तो इस तरीके से वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि वह बनारस के फातमैन में दफनाई गई, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी, क्योंकि उनके जो पिता थे, सॉरी, उनका जो बेटा था यानी इफ़न के पिता मुर्तज़ा हुसैन, उनकी जॉब जो थी वो वहीं पर थी, तो इसलिए वो वहीं करेंगे भाई, वहीं दफनाएंगे। इफ़न स्कूल गया हुआ था, नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी, यानी वो दादी को बीवी कहते थे, देवी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीवी कही जाती थी, ठीक है। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, है ना, बाजी यानी बड़ी बहन, और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी कभी कभार डांट लेती, मार लिया करती थी। बाजी भी का यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर में कचेरी लगा देते थे, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, फिर समझकर फैसला सुना देते थे, है ना, कचेरी समझकर फैसला कि भाई तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें अब ये करना होगा। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियाँ और तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात, ठीक है, वो रात को क्या करती थी, उनको रात को भी बहराम डाकू, अनारपरी, बारा ब्रुज, अमीर हजमा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुला रानी की कहानी उन्हें सुनाया करती, मतलब उसे कभी दुख नहीं पहुंचाती थी, उसे खुश रखने के, रात में भी वो उसकी खुशी के लिए उससे कहानी सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक। पाक का मतलब होता है पवित्र। पाक का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, परवर दिगार आँखों से देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि मुल्क मतलब देश में एक बादशाह रहा। ऐसे एक राजा, एक कहानी वो बताती हैं अपनी उधर की भाषा में, पूर्वी भाषा में, कि भाई सोता है संसार, जागता है पाक। पाक पवित्र जागते रहते हैं और बाकी सब सोए रहते हैं, है ना। और एक राजा था, मुल्क मतलब देश में, इस तरीके से एक पवित्र राजा था। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, क्योंकि सब उसकी दादी की इस भाषा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसे बहुत अच्छी लगती थी। परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, पर उसे बहुत अच्छी लगती थी खड़ी बोली, पूर्वी भाषा, लेकिन उसके पिताजी नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। ओ मोरा का है, मतलब मेरा क्या है बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तू काहे बोले, काहे को बोलने लागियो, तू क्यों बोलता है, ताऊ अपने अब्बा ही की बोली बोलो, तुम अपनी जो आपकी जिस भाषा का प्रयोग आपके पिताजी करते हैं उसी की करो। बात खत्म हो जाती है और कहानी शुरू हो जाती है। दादी इस तरीके से मुझे समझाकर और तुरंत कहानी शुरू कर देती, ठीक है। ताऊ बादशाह का कि हिस्स की तुरने एक ठो हिरन मार लिया, और वो राजा था और जंगल में उसने एक हिरन को मार गिराया या लाया। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई, और ये बोली जो थी
जब इफ़न की दादी उन्हें कहानी सुनाती थी और इफ़न वहाँ पहुँच गया, टोपी को ये बोली है उसके दिल में उतर आई। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देती थी और उसको लगता था कि इफ़न की जो दादी है वो मेरी माँ की जैसे ही, क्योंकि उसकी माँ भी पूर्वी थी और वो भी ऐसी भाषा का, देसी भाषा का प्रयोग करती थी। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत थी और जो टोपी था उसे अपनी दादी से बहुत गुस्सा आता था, नफ़रत थी उसे। जाने कैसी भाषा बोलती है, ना जाने कौन सी भाषा बोलती। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। इफ़न के जो अब्बू और उसकी जो दादी थी उनकी भाषा एक जैसी थी, लेकिन इफ़न की दादी और उसकी माँ की भाषा उसे एक जैसी लगती थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता बल्कि उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा लेती। और बल्कि वो क्या, उनके साथ तो बैठना ही नहीं चाहता था, लेकिन बल्कि वो क्या करते हैं, उसके पास आकर उसको उसकी भाषा सुनना चाहते हैं और उस पर हंसते हैं, मतलब उसे छेड़ते हैं। तब दादी बीच में आके समझा देती, ते काहे को जाते उन सबन के पास, तुम क्यों जाते हो उन सब के पास, मुंह पिटवावे को झाड़ू मारे। उनको छोड़ना, उनकी बातों को छोड़ो छोड़ो, झाड़ू मारो, उनको बोलते हैं ना मैं कि छोड़ दो उनको, उनकी बातों को ध्यान ही मत दिया कर, चल इधर आ, वहां डांट कर कहती। परंतु हर शब्द शक्कर सा खिलौना बन जाता, मतलब मीठा सा लगता उसे, इतनी डांट भी। अमोट बन जाता, यानी पके हुए आम का रस, तिलावा बन जाता है ना। तो इस तरीके से बड़ा ही अच्छा और बड़ा प्यार से वो तिल के लड्डू जिसे हम बोलते हैं, ये तिल से बने व्यंजन बन जाता है ना। आम के रस जैसे सुंदर उसे वो बोली, उतनी डांट उसे बड़ी प्यारी लगती। वह चुपचाप उसके पास चला जाता। तोरी अम्मा कहाँ का कर रही है ना। दादी हमेशा यही से बात शुरू करती थी, और जो इफ़न की दादी थी यही बात उससे शुरू करती, तेरी माँ क्या कर रही है, कहाँ की है। पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, क्योंकि उसने भी नहीं सुना था, तो चकरा सा गया पहले, पर फिर उसे समझ आ गया कि माता जी को ही कहते हैं। बाद में उसे समझ आ गया काफ़ी दिन आने के बाद। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुबलाता रहा, यानी दोहराता रहा। जैसे हम गुड़ की डली या टॉफ़ी इधर उधर हिलाते रहते हैं, तो ऐसे ये शब्द वो बार बार बोलता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी, है ना, जो उनके घर पर चलता। एक बार फिर एक दिन गजब हो गया, और वो उन्हें याद करता रहता क्योंकि उसे अच्छा लगता है, वह तो करेगा ही याद। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन आ गया, क्या आ गया, गजब हो गया, यानी अनोखा। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, जो टोपी के पिताजी हैं, नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी जो आजकल का रहन सहन है, जैसे हम लोग 20वीं सदी में रहते हैं, क्योंकि वो भी अच्छे फैमिली से थे, तो उसके घर में भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ गया। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता है, यानी अब वो डाइनिंग टेबल पर खाना करते हैं। लगती तो थालियाँ ही थी, परंतु चौके पर नहीं, मतलब डाइनिंग टेबल पर। जैसे टेबल होता है ना, जैसे चौके होते हैं घर में माता जी का, तो वो छोटे छोटे होते थे, और उनमें स्टूल वो मान सकते हो आप, छोटे स्टूल जो होते हैं उसमें ही थाली लगाई जाती थी पहले। लेकिन अब क्या है, एक बड़े से टेबल में ही सबकी थाली लगती है। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, राम दुलारी यानी उनकी माता जी, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, सब खाना खा रहे थे, सब स्थिर हो गए। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई, सब उसे घूरने लगे। अम्मी, यह शब्द, इस बात, इस घर में कैसे आया। अम्मी, परंपराओं की दीवारें डोलने लगी, और जैसे ये शब्द आया तो मम्मी भी गुस्सा आ गई। दादी, सब परंपरा की दीवारें थी भाई, कैसे भाई, परंपरा मतलब ये है कि भाई यहाँ अम्मी तो बोलते ही नहीं, माँ बोलते हैं, तो आप उर्दू में क्यों बोल रहे हैं, इस्लाम धर्म का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सुना। अब लफ्ज़ भी तो आप शब्द ही है उर्दू का, ठीक है। सुभद्रा देवी ने सवाल किया, जो उनकी दादी थी, किसकी, टोपी की दादी ने।
कि तुमने ये अम्मी लफ्ज कहाँ से सीखा। अब अम्मी से तो प्रॉब्लम होगी, लफ्ज से प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी तो लफ्ज बोल रहे हो, वो भी तो उर्दू का है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। लफ्ज, टोपी ने आँख नचाई इधर उधर, लफ्ज का होता है माँ, और उसने पूछा माँ लफ्ज क्या होता है उसे लफ्ज लफ्ज पता ही नहीं है। ये देखिए इस तरीके से वो खाना खा रहे थे, राम दुलारी खाना परोस रही है। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है दादी गर्जी, और दादी को गुस्सा आया और बोली अम्मी सिखाना किसने बोला, ये हम इफ़न के से सीखे हैं। और ये उसने कहा कि ये तो हम इफ़न से सीखे हैं, उसका पूरा नाम क्या है, ये हम ना जानते। उसने कहा मैं नहीं जानता। ते कौनो मियाँ के लायका से दोस्ती कर लिए है भाई का रे, क्या तुमने किसी मियाँ के यहाँ किसी मतलब किसी इस्लाम या फिर कह सकते किसी मुसलमान भाई के यहाँ से दोस्ती करवा ली क्या। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई और उसे गुस्सा आ गया फिर बहुत। जब दादी की बात चल तो माँ को गुस्सा है। बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान ना बोला करो। सुभद्रा दुल्हरी पर बरस पड़ी, और वो जो सवाल जवाब अपने बेटे से कर रही थी देसी भाषा में, तो उसे उसकी दादी को और गुस्सा आ गया और वो राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब बात पहले ही तो चल रही थी बच्चे के साथ, अब चल गई माँ के साथ। दूसरी लड़ाई के दिन थे, है ना। इसलिए जब डॉक्टर विरगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने, अब दूसरे दिन भी लड़ाई होने वाली थी, लेकिन जब पता चला कि वो टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, यानी बांध ली है, दोस्त बन गया है, तो वह अपना गुस्सा पी गए। अब वो गुस्सा पी लिया और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर का परमिट ले आए। अब समझ रहे हो ना बात आप। कई सारे एग्जाम्पल हम आपको क्लास में देते हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, बाकी हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है। जब तुम्हारे फ़ायदे की बात हो गई तब तुमने गुस्सा पी लिया, तब कुछ नहीं सवाल जवाब। फिर आपको पता है कि उसके पिताजी क्या है, कलेक्टर हैं, तुम्हारे फ़ायदे होने। तो यहाँ व्यक्ति सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बात करता है, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति हुई, बहुत मुश्किल उसके लिए बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को खूब बहुत मारा, यानी बहुत बड़ी दुर्गति की, बहुत बहुत मारा। ते फिर जाएवे ओकारा घरे, क्या उसके घर दोबारा जाएगा ना। हाँ अरे तुम्हारा हाँ, मैं लुकारा आगे माटी मिला दूँ, तुम्हारा तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ, तुम हाँ बोल रहे हो। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। ठीक है। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। जो पिट रहा था ये दोनों उसका क्या देख रहे थे, पिटाई देख रहे थे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची यानी कबाब बनाने वाले की दुकान पर कबाबों खाते देख रहा, और हम मतलब मैंने मुन्नी को एक दिन कबाब के यहाँ कबाब की दुकान पर कबाब खाते हुए देखा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लाया, और उसने एक टुकड़ा लाया कबाब कबाब। राम 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 दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि हसलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी को कबाब खाते देख लिया था, और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी। रिश्वत दी थी ये मैं बताना नहीं है, ठीक है। और खाते हुए थे। माँ जब लाने मात्र से इतना गुस्सा कर रही तो खाने से तो क्या होगा। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर यानी बुराई करने वाला नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवाय और किसी को नहीं बताई। ठीक है। इसके शेष भाग का दिन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।